میں नई नई जवान हो रही थी और हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी बहुत अरमान थे। मैंने अपनी शादी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। मैं ख्वाब देखने लगी थी। मैं जब भी किसी शादी में जाती ही दिल में सोचती कि एक दिन मेरी भी शादी होगी, मैं भी दुल्हन बनूंगी, मेरे लिए भी लोग तोहफे लाएंगे, मेरे हाथों पे भी मेहंदी लगेगी। लेकिन हर बार जब अम्मी से पूछती कि मेरे लिए क्या बनाया है, वो खामोश हो जाती। मेरी सहेलियाँ अपने जहेज़ की बातें करती। कोई कहती मेरी माँ ने वॉशिंग मशीन ख़रीदी, कोई कहती मेरा बेड सेट तैयार हो गया, और मैं हर बार हंस के बात टाल देती। मगर दिल के अंदर एक चुभन रहती कि शायद मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा नाम समरीना है। माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी थी, लेकिन वक्त निकलता गया और जहेज़ का इंतज़ाम ना हुआ। मेरे बाबा एक नहायत ही गैर जिम्मेदार मर्द थे। मेरी माँ रोज़ उनसे कहती कि कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ ना करते और कहते ऐन वक्त पे कोई इंतज़ाम हो जाएगा। कहते हैं कि जब बेटी पैदा होती है तो माँ अपने कानों से सोने की बालियाँ निकाल के रख देती है। ये सोच करके मैंने अपनी बेटी को जहेज़ में दूंगी। लेकिन मैं पैदा होकर बड़ी हो गई, जवान हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक तिनका तक न बनाया। मैंने माँ से कहा कि आपने ये सब कुछ कैसे होने दिया? तो माँ ने कहा कि मैं तो जब भी कुछ बनाने के बारे में सोचती तो तेरा बाप कहता कि इन पैसों को घर में लगा देते हैं। अभी बेटी कौन सी जवान हुई है, जब जवान होगी तो कोई इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन इंतज़ाम ना हुआ। मेरे बाबा जब कभी महंगाई की बात करते, अम्मी कहती कि बेटी की शादी भी करनी है, कुछ तो बचा लो। मगर वो गुस्से से बोलते जब वक्त आएगा तो देखेंगे, अभी मुझे दोस्त की दुकान में पैसे लगाने हैं। हर बार कोई नया बहाना होता, अम्मी खामोश हो जाती और मैं रात को अक्सर चुपके चुपके रोती। मुझे नहीं लगता कि बाबा को कभी मेरी फ़िक्र रही होगी। उन्हें अपने शौक़, अपने काम, अपनी दुनिया से ही फुर्सत नहीं मिली। और इसी तरह मेरी शादी की तारीख सर पे आ गई। अब माँ बाप ने ये सोचा कि ससुराल वालों को कह देंगे कि बेटी को रुखसत करके ले जाएं और जहेज़ आपको 1 महीने के बाद पहुँचा दिया जाएगा। यानी कि फिर से एक झूठी उम्मीद। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला था। एक दिन माँ ने पुराने संदूक में से कुछ कपड़े निकाले। कहने लगी ये शादी के बाद पहनना, नई तो नहीं मगर सिलाई अच्छी है। मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया। सोचा क्या वाकई मैं उन्हीं पुराने कपड़ों में रुखसत होंगी? क्या मेरी सहेलियों की तरह मेरे लिए कोई नया जोड़ा नहीं होगा? और वो जेवर जो नानी के ज़माने से चलता आ रहा था, वो भी बाबा ने बेच दिया था कर्ज उतारने के लिए। मैं बड़ी परेशान थी। मैंने तो सोचा था कि शादी होगी तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पे तो मुझे पूरे घर के काम करने पड़ते थे। वहाँ पे मेरा अपना शौहर होगा, ठीक है कि मैं वहाँ भी काम कर लूँगी, लेकिन अपने शौहर पे हुक्म तो चला सकूँगी, नाज नखरे दिखा के अपनी बात तो मनवा लूँगी। लेकिन मैंने जो अपने शौहर के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान लगता था। मुझे नहीं लगता था कि उसने मुझ पे नरम हाथ रखना था। उसने मेरी बात नहीं माननी थी। मेरी ज़िंदगी बुरी होने वाली थी। उसके मुझे पहले ही इशारे मिल गए थे। यानी मैं अपने ससुराल सर झुका के जाने वाली थी कि अपने साथ कुछ लेके ही नहीं आई। बस फिर क्या था, शादी का दिन आ गया। निकाह से एक दिन पहले रात को अम्मी मेरे पास आईं, मेरे बाल सहलाए, मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई और रो पड़ी। कहने लगी, समरीना, माँ होने के नाते बहुत कुछ करना चाहती थी तेरे लिए, लेकिन ना कर सकी। मैंने उनके आंसू साफ़ किए, पर दिल ही दिल में मैं भी रो रही थी। वो रात जैसे एक लंबी सदी जैसी हो गई। नींद नहीं आई, दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। जब निकाह होने लगा तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारे घर सामान ही नहीं भिजवाया। हमने दुल्हन का कमरा सेट करना था। चले कोई बात नहीं, हम सामान साथ ले जाएंगे। 1 मिनट में सामान सेट हो जाएगा घर में। इतने सारे लोग हैं, ज़्यादा लोग हों तो काम जल्दी हो जाते हैं। वो तो सामान की ही बातें कर रहे थे और हमारे पास देने के लिए किचन के कुछ बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं था। वो भी माँ ने बड़ी मुश्किल से बना के रखे थे। उन्होंने कहा कि सामान तो हमारे पास नहीं है, हम 1 महीने तक सामान भिजवा देंगे, आप तब तक गुजारा कर लें, बेटी आपकी है। माँ बाप ने बेटी दे दी तो समझे सब कुछ दे दिया, अब यह आपके हवाले। उनके तो चेहरे के तासुरात ही बदल गए। उन्होंने कहा, यूँ तो नहीं होता, ये क्या बात हुई? आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। वो लोग भी हमारी तरह ही थे। हमने भी तो उम्मीद लगा रखी थी कि जब भाई की शादी होगी तो उसकी बीवी अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आएगी तो घर भर जाएगा, वरना हमारे घर में चारपाइयों और कपड़े धोने की मशीन के अलावा था ही क्या। इसी तरह उनकी भी उम्मीदें थीं, जो पूरी ना हुई तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि हम ये शादी नहीं करते और बारात को उठाने की बातें करने लगे। जब बारात वालों ने खड़े खड़े कहा कि हम बारात वापस ले जाते हैं, मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। एक लम्हे को लगा ज़मीन फट जाए और मैं उसमें छुप जाऊं।
दुल्हन के लिबास में सजे सवरे सबके सामने यूं खड़े रहना और सुनना कि हम ये शादी नहीं करते, इससे बड़ा ताना क्या हो सकता है। मेरी सहेलियां, मोहल्ले की औरतें सब आंखें फाड़ के मुझे देख रही थी, जैसे मैं कोई तमाशा बन गई हूँ। बीच में मेरे एक चाचा ने गुस्से से मेरे ससुराल वालों को कोई बात कर दी। उनको अपने गुस्से पे काबू नहीं था। वो भूल गए कि हम बेटी वाले थे। बस इसी बात का बहाना बना के उन लोगों ने वहाँ से भागने की। लेकिन मेरी इज्जत तो दाव पे लग गई। किसी लड़की की बारात वापस चली जाए तो उसके साथ ये माशरा क्या करता है, ये सब तो आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। मैं बड़ी परेशान थी। मैंने कहा कि ये मामला क्या हो गया, अब क्या होगा। मेरे बाबा भी बहुत परेशान थे। मेरी 2 बहनें और भी थीं। अगर बड़ी बहन के साथ ही ये मामलात होते तो उनके रिश्ते किसने लेने थे। अगले ही दिन सारे ख़ानदान में बात फैल गई। खाला, चची, मोहल्ले की औरतें सब ने बातें बनाना शुरू कर दी। कोई कहता जहेज़ ना हो तो ऐसा ही होता है, कोई कहता ऐसी लड़कियों के नसीब ही ऐसे होते हैं। मेरी छोटी बहनें चुप हो गईं। उनके चेहरों पर खौफ था। अब उनके रिश्ते कौन लेगा। और मैं तो जैसे एक दाग बन गई थी, जिसे सब छुपाना चाहते थे। फिर ऐन मौके पे मेरे बाबा को एक लड़का मिल गया जो मेरे बाबा के साथ उनकी दुकान में काम करता था। मेरे बाबा मोटरसाइकिल और गाड़ियों को पंक्चर लगाने का काम करते थे और वहीं पे काम करता था। मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानती थी। वो कभी कभार हमारे घर भी आता। जब मेरे बाबा ने कहा कि मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कराता हूँ तो सब लोग हैरान रह गए। वो बाबा का शागिर्द था। बाबा उसे कहते कि एक टांग पे खड़े हो जाओ तो उसने ऐसा ही किया, इसलिए उसको तो कोई मसला नहीं था। लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी और सब लोग हैरान रह गए कि इतने कम उम्र लड़के से आप अपनी बेटी की शादी करवाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। तो मेरे बाबा ने कहा कि फ़र्क से क्या मतलब है, एक दिन इसने भी बड़ा ही हो जाना है, हमेशा कम उम्र तो नहीं रहेगा और मेरी बेटी के रोब में रहेगा। जब औरत की बड़ी उम्र के मर्द से शादी करवाई जाती है तो तब तो ये माशरा खामोश हो जाता है। अब अगर औरत बड़ी उम्र की है तो क्या मसला है, हमारे घर का मामला है। बाबा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मैंने अम्मी से बात करनी थी। मैंने उनसे बात करना चाही लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। सब लोग मेरे आसपास खड़े मेरी ही शादी पे तबसरे कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ वो लोग चले गए, उनकी असलियत पता चल गई। तो कुछ लोग कह रहे थे कि तेरे साथ कितना बुरा हुआ समरीना, अब क्या होगा। और ये नई बात भी सबकी ज़ुबानों पे थी कि कम उम्र लड़के के साथ शादी करवाने की बात चल रही है। कुछ रिश्तेदारों ने दबे लफ्ज़ों में कहना शुरू कर दिया कि बच्ची की किस्मत ही ख़राब है, पहले मंगनी टूटी, अब ये नया इम्तिहान। मैं बस खामोश उनकी बातें सुनती रही। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दिल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे मैं खुद को किसी अंधी गली में धकेल रही हूँ। लड़का तो मौलवी साहब के पास बैठ गया और बाबा ने उसके गले में फूलों का हार भी डाल दिया, यानी कि उसे शादी से कोई भी एतराज़ नहीं था। मैंने अम्मी से बात की तो अम्मी ने कहा कि खामोश हो जाओ, पहले ही हमारा सबके सामने बहुत तमाशा बन गया है। इसीलिए जब बेटियां पैदा होती हैं तो माँ बाप के सर झुक जाते हैं, क्योंकि ऐसे मामलात बनते हैं। कहाँ से लाएं हम लाखों का जहेज़, हमारे पास नहीं है। मैंने कहा कि क्यों, इसको जहेज़ नहीं देंगे। मेरी अम्मी ने कहा कि इसको जहेज़ देने की क्या ज़रूरत है, इसको तो इन चीज़ों का पता भी नहीं और इसका इस दुनिया में कोई है भी नहीं। अम्मी ने यह भी बताया कि वो लड़का बचपन में ही यतीम हो गया था। माँ बाप दोनों एक हादसे में गुजर गए। बाबा ने ही उसे सहारा दिया, दुकान पे काम सिखाया, छत दी, खाना दिया। अम्मी के अल्फाज ने मेरे दिल में थोड़ा सा रहम पैदा किया, लेकिन खौफ अब भी अपनी जगह कायम था। मैं सोच रही थी कि एक ऐसा लड़का जो खुद अभी जज्बाती तौर पे मुकम्मल नहीं हुआ, वो मेरी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। मैं उसकी बीवी हूँ या माँ, ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। मैंने कहा कि फिर ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, शादी करा के मैं कहाँ रहूँगी। उन्होंने कहा कि इसके पास एक छोटा सा घर है और फिर उस घर को घर बनाना तेरा काम है। औरत का तो काम होता है, वो तो झोंपड़े को भी घर बना देती है। तो इसके घर जाएगी, घर में औरत होगी तो घर बन जाएगा। अब घर में औरत ना हो तो घर घर जैसा नहीं लगता। मेरी माँ ने तो आगे के मामलात भी सोच लिए थे। मैं खामोश हो गई। मेरी चची ने मुझे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मेरी शादी भी कम उम्र मर्द से हुई थी। मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, तो तुम्हें अंदर की बात बताती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने मेरे कानों में अजीब व गरीब किस्म की बातें भरनी शुरू कर दी। मैं हैरान रह गई। मेरी चाची ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। वो तो हमेशा अपनी दुनिया में ही मसरूफ़ रहती थी। पूरे ख़ानदान में मशहूर थी क्योंकि उनका शौहर अपने नाम से ज़्यादा रन मुरीद के लफ्ज़ से पहचाना जाता था। सब कहते थे कि ये तो बीवी के नीचे लगा है। बीवी इसके लिए ऐसी है कि जैसे किसी के लिए कोई बड़ी ही मशहूर हस्ती होती है।
جس کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں سن سکتا، اور اس کی تو بیوی کے سامنے نظر بھی نہیں اٹھتی۔ انہوں نے مجھے عجیب و غریب قسم کی باتیں بتانی شروع کر دی۔ نکاح کے وقت میں بس آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی۔ قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، قبول ہے، کہ الفاظ میرے حلق سے بمشکل نکلے۔ دل میں ایک شور تھا جیسے اندر کہیں طوفان آیا ہو، لیکن باہر سب کچھ خاموش دکھ رہا تھا۔ چاچی نے میرے ہاتھ دبائے اور دھیرے سے کہا، زندگی جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تب ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کے بعد کبھی نہ کبھی سمجھ ضرور آتی ہے۔ اور یوں میرا نکاح ہو گیا۔ جب میں نے اپنے دلہے کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ کون عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس سے کم عمر ہو؟ عورت کبھی بھی نہ بہت بڑی عمر کے بعد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی بہت کم عمر مرد سے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اتنا مضبوط اور جوان تو ہو کہ کم سے کم اس کی حفاظت کر سکے۔ لیکن مجھے میرے شوہر کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے ہی اس کو پال پوس کے بڑا کرنا پڑے گا۔ خیر، آج کی رات میں اپنے گھر پہ ہی رک گئی اور رخصتی نہیں ہوئی۔ بابا نے کہا کہ اس کے گھر میں تھوڑے کام شام ہیں، وہ کروانے پڑیں گے، اس کے بعد رخصتی ہوگی۔ ایک ہفتے کے بعد میری رخصتی ہوئی اور صرف چاچی اور چاچو وغیرہ ہی موجود تھے۔ انہوں نے بھی آنا نہیں تھا، وہ اتفاق سے آ گئے۔ بابا نے کہا کہ آج بس بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی ساتھ چلیں۔ گھر میں کچھ چیزیں کم تھیں، وہ میں نے پوری کروا دی ہیں۔ جہاں بابا کے جہیز پہ 7-8 لاکھ روپے لگنے تھے، وہاں بابا نے کسی سے ادھار لے کے 1 لاکھ روپے میں زندگی کے لوازمات فراہم کر دیے تھے۔ اس کے گھر میں ہی ایک چارپائی تھی تو بابا نے 2 نئی چارپائیاں ڈلوا دیں، 2 مہینے کا راشن ڈلوا دیا۔ گھر میں کچھ مرمت کا کام تھا، وہ کروا دیا۔ کچن کے کچھ برتن کم تھے، وہ پورے کروا دیا، اور کچھ بستر وغیرہ گھر سے اٹھا کے ماں نے دیے تھے۔ بابا نے کہا کہ مرد کے نصیب میں عورت کے نصیب سے دولت آتی ہے۔ اب تم لوگوں کے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے اور تم لوگوں کا بھی گھر بن جائے گا۔ گھر کون سے پہلے سال میں بن جاتے ہیں، گھر تو 30-40 سال تک بنتے ہیں۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے رخصت کر دیا۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، لیکن اب گھر پہ بھی رہنے کا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ میں اپنے گھر چلی گئی، اور ٹیکنیکلی آج ہم لوگوں کی شادی کی رات تھی۔ جب پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا تو سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ در و دیوار جیسے میری طرف دیکھ کے خاموشی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے ہاتھوں میں پانی کا جگ پکڑا اور کچن کی طرف گئی تو دیکھا وہاں ایک بوسیدہ چولہا رکھا تھا اور کچھ زنگ آلود برتن۔ دل میں آیا، کیا یہ میری زندگی کا آغاز ہے؟ لیکن پھر امی کی بات یاد آئی، عورت جھونپڑی کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ میں نے وہی سوچ کے خود کو سنبھالا۔ میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ اب جب کہ شادی ہو ہی گئی ہے تو اب میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں عام دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نکال کے اپنے شوہر کے انتظار میں نہیں بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، تم جا کے سو جاؤ۔ بس میں نے ایک ہی لائن میں اسے یہ بات بتا دی کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی۔ وہ بھی سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس کے اندر گرم گرم سوپ تھا، جو شاید اس نے چوراہے سے لیا تھا۔ یہاں یہ بڑا ہی مشہور سوپ ملتا تھا۔ ساتھ ہی درد کی گولی تھی اور ماتھے پہ لگانے کے لیے کوئی مرہم بھی تھی، یعنی کہ بام۔ اس نے کہا کہ آپ یہ سوپ پی لیں، آپ تھک گئی ہوں گی، اور یہ گولی کھا لیں۔ اگر زیادہ درد ہے تو ماتھے پہ یہ بام لگا کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیں، اور اگر پھر بھی درد کم نہیں ہوتا تو میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں۔ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ تو میری اچھی بھلی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے مزے سے سوپ پیا اور گولی بھی کھا لی۔ تھوڑا بہت تو ویسے ہی میرے سر میں رہتا تھا درد، اس لیے اس نے کہا کہ میں سر دبا دوں تو میں نے انکار کر دیا۔ لیکن اگلے دن جب میں نے کہا کہ میرے پاؤں میں درد ہے تو وہ پاؤں دبانے بیٹھ گیا، اور اب میں انکار نہیں کر پائی۔ میں بھی مزے سے پاؤں دبوانے لگی۔ جب وہ میرے پاؤں دبا رہا تھا میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نہ کوئی ہوس تھی، نہ زبردستی، نہ کوئی عجیب نظریں، بس ایک خاموشی تھی، جیسے وہ مجھے اپنے عمل سے تسلی دے رہا ہو کہ وہ میرے لیے کسی آزمائش کا باعث نہیں بنے گا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا لڑکا اتنی سنجیدگی اور عزت کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، میں کھانا بناتی ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، کھانا میں بناؤں گا، آپ نہیں بنائیں، آپ بس آرام کریں۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیسا آرام؟ اس نے کہا دراصل ویسے تو میرا کوئی خاندان ہے نہیں، لیکن جب میری امی زندہ تھی تو کہتی تھی کہ جب ہمارے گھر میں دلہن آتی ہے تو ہم 1 سال تک اس سے کام نہیں کرواتے۔ میری ماں نے بھی 1 سال تک کام نہیں کیا تھا، اور میری چاچی نے بھی۔ اب آپ دلہن، اسی لیے میں بھی آپ کو 1 سال تک کام نہیں کرنے دوں گا۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا شاید میں اسے کہہ دوں کہ نہیں میں کام کر لوں گی، ویسے بھی گھر میں 2 ہی لوگ تھے۔ پھر میں نے سوچا کیوں کروں میں کام؟ اتنی کم عمر کے مرد سے شادی کی ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا،
तो कम से कम मुझे कोई फ़ायदा तो हो। मैंने कहा ठीक है, और फिर ऐसा ही होने लगा कि खाना भी वही बनाता, घर को साफ़ भी वही करता, काम पे भी वही जाता और मुझे बिस्तर पे खाना मुहैया करता। और ऐसा नहीं था कि इस घर में दाल रोटी खाने को मिल रही थी, बल्कि अच्छा भला खाना खाने को मिल रहा था, और वो खाना भी बहुत अच्छा बनाता था। खाना खाते ही मुझे ऐसी नींद आ जाती कि मैं इतनी गहरी और सुकून की नींद कभी सोई ही नहीं थी। उसी रात जब मैं सोफ़े पे बैठ के चाय पी रही थी, उसने आके एक लतीफ़ा सुनाया। ना वो लतीफ़ा इतना मज़ाहिया था, ना उसका अंदाज़, मगर जाने क्यों मैं हंस दी। वो पहली हंसी थी जो मेरे होठों पे उस घर में आई। उसने फ़ौरन कहा, बस यही हंसी मुझे रोज़ देखनी है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटे छोटे लम्हे कब मेरे दिल पे दस्तक देने लगेंगे। एक दिन वो बहुत देर से आया, शायद काम से थक गया था। उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे और चेहरे पे थकन साफ नज़र आ रही थी। उस दिन मैंने दिल से उसके लिए खाना बनाया। जब मैंने दस्तरखान पे खाना रखा और वो पहला नवाला खा के मुझे देख के मुस्कुराया, तो पहली बार मुझे लगा मैं इस रिश्ते का कुछ बोझ उसके साथ बांट रही हूँ। अभी इस बात को एक हफ्ता ही हुआ था। मोहल्ले से एक औरत आई। बातों बातों में उसने मुझसे मेरी सारी रूटीन पूछ ली। वो तो हैरान रह गई। उसने कहा, हमें तो लगता था कि अनवर को कभी कोई अपनी बेटी देगा ही नहीं, लेकिन तुम तो उसकी ज़िंदगी में आ गई। मैंने कहा कि अनवर को जिसने भी बेटी देनी थी ना, वो बेटी बहुत खुशकिस्मत होती। मुझे ही देख लें। जब मैंने अपने शौहर की तारीफ़ें की तो वो हैरान रह गई, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि उसको किसी ने बेटी नहीं देनी थी, तो जाने क्यों मुझे गुस्सा आया। आखिर को वो मेरा शौहर था, इसलिए मेरे दिल में थोड़ी खलिश उठ गई थी। तो मैंने भी बढ़ चढ़ के उसकी तारीफ़ें सुनाई, जिस औरत को मैंने सब कुछ बताया था। अगले दिन फिर आ गई। इस बार उसका अंदाज़ थोड़ा अजीब सा था। उसने कहा, तुम्हारा शौहर तो सोना है सोना, मगर ध्यान रखना कहीं तुम्हें नज़र न लग जाए। इस जुमले में मोहब्बत कम और हसद ज़्यादा था। मैंने बात टाल दी, मगर उस दिन के बाद मोहल्ले में अजीब अजीब बातें सुनने को मिली। मुझे क्या पता था ये औरत इस पूरे मोहल्ले की ब्रेकिंग न्यूज़ आंटी है, यानी जो बात उसको बता दी जाए वो पूरे मोहल्ले में फैला देती है। और फिर ऐसे ही हुआ कि उसने ये बात पूरे मोहल्ले में फैला दी। एक दिन मोहल्ले का एक बंदा हमारे दरवाजे पे आया और मेरे शौहर से कुछ तंग करने वाले जुमले बोले। मैं अंदर से सुन रही थी। वो शख्स कह रहा था, तूने तो बड़ी चालाकी दिखाई, इतनी बड़ी उम्र की बीवी ले आया, खूब खिदमतें भी करवा रहा होगा। मेरे शौहर ने बहुत नरम लहजे में जवाब दिया, भाई वो मेरी इज्जत है, मैं उसे काम करने के लिए नहीं ब्याह के लाया। जो तुम समझते हो वो तुम्हारी सोच है। बाद में वो मेरे पास आया और बोला, अगर मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। उस लम्हे मुझे पहली बार लगा वो बच्चा नहीं, एक ज़िम्मेदार मर्द है। एक दिन तो मैं मज़े से सो रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी आँख खुल गई। मैं हैरान हुई कि सुबह के 12 बज चुके थे। रात का अनवर ने इतना मज़े का खाना बनाया था कि आखिरी नवाला खाते ही नींद आ गई। दरवाज़ा खुला तो दरवाजे पे मोहल्ले की कुछ औरतें आई थीं। उन्होंने घर को देखा तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। अगले दिन का खाना भी बना पड़ा था। मुझे कहा, तुम सो रही थी? मैंने कहा कि हाँ। और तुम्हारा शौहर? मैंने कहा कि वो तो सुबह खुद ही नाश्ता करके काम पे चला गया होगा और मेरे लिए नाश्ता बना के रख दिया होगा। मैं लोगों के सामने बड़े गरूर से ये बात करती थी कि मैंने अपने शौहर पे काबू कर लिया है। सब कहती थी कि ये तुमने कैसे कर लिया, हमारी तो ज़िंदगी गल गई खिदमतें करते करते। लेकिन फिर भी हमारे शौहरों ने हमें कभी पानी तक नहीं पिलाया। बीमारी में भी घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। और तुम्हें देखो, अभी तुम सो के उठी हो, सारे घर के काम पड़े हैं, खाना तक बना पड़ा है, और पूरा दिन तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं तो आराम करूँगी। उनसे बातें करती करती मेरी नज़र मेरे कपड़ों पे पड़ी। मेरे कपड़ों पे कुछ अजीब सी गंदगी लगी हुई थी। वो औरतें भी उसी तरफ देख रही थीं और एक दूसरे के कान में बातें कर कर के हंस रही थीं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा भी नहीं कि तुम पूरा दिन आराम करोगी, कुछ काम तो तुम्हें अपने लिए भी करने पड़ेंगे। मैं उनकी बात का मतलब न समझी। वो वहाँ से हंसती मुस्कुराती चली गई। मोहल्ले की औरतों के जाने के बाद मैं आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरी पेशानी पे पसीना था, लेकिन कमरे में न पंखा चल रहा था, ना ही गर्मी ज़्यादा थी। मैंने सोचा शायद कोई ख्वाब देखा होगा, लेकिन ख्वाब तो याद नहीं था। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और वो गंदे कपड़े बाल्टी में डाल दिए। लेकिन जब बाल्टी खोली तो उन कपड़ों से अजीब सी सरांड आ रही थी, जैसे किसी पुराने गोश्त की। मेरा दिल मतलाने लगा। रोज़ कोई ना कोई मुझसे मिलने आता, मुझे देखने आता। मुझे तो ऐसे लगने लगा था जैसे मैं किसी चिड़ियाघर में रखा हुआ कोई जानवर हूँ, जो ये लोग रोज़ ही आ जाते हैं। लेकिन एक काम बड़ा अजीब हो रहा था कि जब भी मैं सुबह उठती, मेरे हाथों पे और कपड़ों पे अजीब तरह की गंदगी लगी होती थी। मैं हैरान होती थी कि ये सब क्या है, क्योंकि जब मैं सोती थी ऐसा कोई मामला नहीं होता था,
اور صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف یہ معاملہ ہو رہا تھا، میرے ساتھ کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ میری کمر میں بہت زیادہ درد رہنے لگا تھا۔ میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تیری شادی کروا کے بڑی خوش ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ امی میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا اور آپ خوش ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا پاگل، اب تیرا شوہر ساری زندگی تیرے روب میں رہے گا، اور پھر ابھی تو بچے بھی پیدا نہیں ہوئے، اس کو بچوں کا خیال ہی نہیں ہوگا۔ ابھی تو اس کی اپنی عقل بچوں جیسی ہے، جوان جہان ہے، تو آرام سے اپنی زندگی گزار۔ میں نے کہا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ آرام کرنے کی وجہ سے شاید میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں جی، اس کو زیادہ آرام کرنے کی عادت نہ ہو اور پھر وہ اچانک سے بہت زیادہ آرام کرنے لگے تو کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو ایک کام کر، تو تھوڑے بہت گھر کے کام کیا کر، اگر وہ تیرے ساتھ اچھا ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ میں نے کہا امی میرا تو اس کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کرتا، بس کام ہوتا ہے تو اسے بتا دیتی ہوں، چپ چاپ کام کر دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ اچھا ہوا یا برا، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے، نہیں تو اب جو یہ میری خدمت کر رہا ہے، اتنی خدمت مجھے اپنے شوہر کی کرنی پڑتی، کیونکہ وہ عمر کا بھی بڑا تھا اور خوبصورت بھی بہت تھا۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، عورتیں خوبصورت مرد سے شادی کے لیے مری جاتی ہیں، لیکن جو خوبصورت مرد ہوتے ہیں نا، یہ کبھی عورت کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اپنے اوپر ہی اتنا غرور ہوتا ہے، کام کرواتے ہیں، محنت کرواتے ہیں اور احساس تک نہیں کرتے۔ عورت کو کبھی بھی اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، نہ ہی مرد سے، نہ ہی اس کی ساس سے، نہ ہی سسرال سے۔ بس شکر کر کہ یہ جو تیرے ساتھ معاملہ ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے۔ اسی لیے جب تیرے باپ نے مشورہ دیا تو میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں نے آگے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے کہا شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، لیکن اب مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ رات ہوتی ہے تو میں بے ہوش ہو کے سو جاتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب آنکھ کھلی اور کب سوئی ہوں۔ ایک دن تو ایک عورت نے آ کے ایسی بات بتائی کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ رات کو تو محلے میں اتنا تیز زلزلہ آیا، سب لوگ باہر نکل آئے، بس ایک تم ہی نہیں نکلی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیوں، تمہیں لوگوں کی آوازیں نہیں سنائی دیں یا تمہیں ایسا نہیں لگا کہ تمہارا بیڈ ہل رہا ہے؟ تم کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ میں تو سو رہی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کئی دفعہ ہوا کہ زلزلہ آتا تو میں گہری سے گہری نیند میں بھی ہوتی لیکن جاگ جاتی، کیونکہ زلزلے کے ساتھ موت کا ڈر جو لگا ہوتا ہے، انسان گہری نیند میں بھی ہوتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے، لیکن میں زلزلے میں بھی نہیں جاگی۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ مجھے ایسے بے ہوشوں کی طرح نہیں سونا چاہیے تھا۔ میں دن میں بھی سوتی تھی اور رات میں بھی سوتی تھی، اور پھر وہ گندگی جو میرے کپڑوں پہ لگی ہوتی، اس کا معاملہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا۔ روز جب صبح آنکھ کھلتی تھی تو میری کلائی پہ کچھ خراشیں ہوتی، جیسے کسی نے ناخن سے کھینچا ہو۔ ایک دن تو میری گردن پہ نیل پڑا ہوا تھا، مگر انور نے کچھ کہا نہیں، میں نے بھی پوچھا نہیں۔ کچھ چیزیں زبان سے نکلیں تو اور سچ ہو جاتی ہیں۔ محلے کی ایک بڑی بوڑھی عورت ایک دن میرے پاس آئی، کہنے لگی بیٹی، راتوں کو تمہارے گھر سے کچھ عجیب آوازیں آتی ہیں، یہ گھر نیا ہے یا پرانا؟ میں نے کہا نیا ہے، انور نے خود بنوایا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، لیکن جاتے جاتے بولی، کبھی رات کو جاگ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سننا جو ہم سنتے ہیں، تم بھی سنو گی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، میرے لیے اچھے اچھے کھانے کی چیزیں لے کے آتا تھا، لیکن وہ ابھی بھی میرے بابا کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا۔ میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی اس پہ کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی یا لڑنے جھگڑنے کی۔ میں نے اپنی ماں سے باتوں باتوں میں پوچھا، کیا بابا نے انور کی تنخواہ بڑھا دی ہے؟ تو ماں نے کہا نہیں، تنخواہ تو نہیں بڑھائی، پر سوچ رہے تھے کہ بڑھا دیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کی جیب میں جو ہوگا وہ تم پہ ہی استعمال ہوگا، لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے بابا کا کام کبھی بھی اچھا نہیں چلتا، جیسے تیسے کر کے تو گھر چلاتے ہیں۔ میں حیران ہوتی تھی کہ پھر انور کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ وہ روز میرے لیے تیل میں بھنے ہوئے کھانے بناتا ہے، کبھی بکرے کا گوشت، کبھی گائے کا گوشت، کبھی بکرے کا گوشت، کبھی گائے کا گوشت، تو کبھی چکن کا گوشت، اس کے علاوہ تو کبھی کچھ بنا ہی نہیں۔ ایک دن جب انور نہا رہا تھا تو اس کی پینٹ کی جیب سے کچھ رسیدیں گریں، جن پہ کچھ قیمتی ہوٹلوں اور کیفے کے بل تھے۔ میں نے سوچا شاید کسی شادی وغیرہ میں گیا ہوگا، مگر ہر بل پہ 2 افراد کی انٹری لکھی تھی۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا، دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید بابا کے ساتھ گیا ہوگا۔ ایک دن میں نے اسے کہہ دیا کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے کہا پیسوں کے بارے میں چھوڑو، پیسوں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو تمہیں خرچہ بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ خرچہ؟ اس نے کہا ہاں، میاں بیوی میں تو یہی سب ہوتا ہے، شوہر کو اپنی بیوی کو ہر مہینے کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں۔ مجھے لگا
शायद मुझे 300 या 500 से ज़्यादा 1 रुपया नहीं दे सकता, पर उसने तो मेरी हथेली पे 10,000 रख दिए। तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा, तुम्हारे लिए जमा किए थे, तुम्हें मुंह दिखाई भी तो नहीं थी। तुम एक काम करना, तुम अपने लिए कुछ कपड़े ले लेना। अब मौसम सर्द हो रहा है, सर्दी में तुम्हें गर्म कपड़ों की ज़रूरत तो होगी। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें थोड़े पैसे और दूंगा, कुछ और लेना हो तो वो भी ले लेना। जब मैंने पैसे संभाले तो उसके पर्स से एक चमकती हुई गोल्डन चेन भी निकली। मैंने पूछा, ये किसके लिए? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए ही है, पर सालगिरह पे देने का सोचा था। मुझे सुन के खुशी तो हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखी, जैसे वो कोई बात छुपा रहा हो। मैं हैरान थी कि जिसको मेरे बाबा महीने के 6,000 तनख्वाह देते, वो मुझे 10,000 खर्चा दे रहा था और घर को भी अच्छे से चला रहा था। आखिर उसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे थे? एक दिन मैंने अनवर को शाम के वक्त मोबाइल पे किसी से बहुत आहिस्ता बात करते सुना। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, वो फ़ौरन चौंका और कॉल काट दी। मैंने पूछा, किससे बात कर रहे थे? वो फ़ौरन बोला, किसी दोस्त से, काम का कुछ मामला था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो। अगली सुबह जब वो नहा रहा था, उसका मोबाइल टेबल पे रखा था। ना चाहते हुए भी दिल ने कहा, चेक कर लो। मैंने हिम्मत करके फ़ोन का लॉक खोला। पता नहीं क्यों अनवर ने पासवर्ड कभी नहीं बदला। व्हाट्सएप खोला तो एक नंबर पे कुछ अजीबोगरीब मैसेजेस थे, जिनमें तस्वीरें भी थीं, औरतों की तस्वीरें। उनमें एक तस्वीर मुझे कुछ जानी पहचानी लगी। जब गौर से देखा तो वो मेरी ही तस्वीर थी, जो मैंने सिर्फ उसके लिए खिंचवाई थी। शौहर होने के नाते उसने उस तस्वीर को एडिट किया था। उसमें फ़िल्टर लगे थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत मेकअप कर रखा है और मैं उस तस्वीर में कुछ पतली भी लग रही थी, लेकिन मेरे जिस्म के खदोखाल कुछ ज़्यादा लग रहे थे। यह एडिट शुदा तस्वीर किसी और को भेजी गई थी। मैं ये देख कर सुन्न हो गई। वो बाहर निकला तो मैंने उसी वक्त उससे पूछा कि मेरी तस्वीर तुमने किसको भेजी और इसे एडिट क्यों किया है? तो वो पहले तो गड़बड़ा गया, फिर कहने लगा, वो मेरे एक दोस्त की बीवी ने पूछा कि अपनी दुल्हन की तस्वीर तो दिखा दो, तो भाभी को दिखाने के लिए भेजी थी और एडिट इसलिए की क्योंकि मेरे पास तुम्हारी कोई मेकअप में तस्वीर नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडिट किया ताकि तुम नई नवेली दुल्हन के जैसी लगो। उसने अपनी बातों से मुझे मुतमईन कर दिया, लेकिन मैंने नोट किया कि अब वो अपने मोबाइल को यहाँ वहाँ नहीं रखता था और उसने पासवर्ड भी बदल दिया। एक दिन मैंने बाबा को कहते सुना, अगर अनवर से शादी कराई है तो उसे कम उम्र ना समझना, उसने पूरे माशरे की रेत छानी है। बहुत कम उम्र में ही उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का है, कम उम्र है तो क्या हुआ? कुछ लोग तो बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन अकल उनमें अनवर से भी कम उम्र की होती है। यूँ समझ लो कि ज़माना साज है, क्योंकि उसने इस माशरे की हकीकतों को देखा है। पता नहीं कहाँ कहाँ काम करके मुझ तक पहुँचा और फिर 4 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। मैंने उसमें कभी कोई गलती नहीं देखी। मुझे भी अनवर के रवैये और बातों से ऐसा नहीं लगता था कि वो कम उम्र है। मेरे साथ ठीक ठाक बातें करता था। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी बातों के रोब में आ जाता, जो मैं कहती वो मान लेता, लेकिन ये रात को बेहोशी में सोने वाली हरकत मुझे कुछ अजीब लग रही थी। एक दिन मैंने खाना नहीं खाया और अनवर से कहा कि मैंने खाना खा लिया। अपने हिस्से का खाना निकाल के मैंने एक तरफ छुपा दिया। उसने बर्तनों में देखा कि खाना कम है तो उसे पता चल गया कि मैं खाना खा चुकी हूँ और रात हुई तो सोने की एक्टिंग करने लगी। जब थोड़ी देर के बाद ही ये देख के हैरान रह गई कि मेरे बिस्तर पे कोई और लेटा था। वो अनवर नहीं था, क्योंकि अनवर को मैं अच्छी तरह जानती थी। वो तो बहुत सूखा और दुबला पतला सा था। ये कोई और था, जो कम से कम भी 6 फीट का होगा। जैसे ही वो वहाँ लेटा, मुझे वहाँ से शराब की जैसी महक आई। मैं चौंक गई, क्योंकि अनवर तो खुद नमाज़ पढ़ने वाला और परहेज़गार बन के दिखाता था। मैंने दिल में सोचा, ये सब कब से चल रहा था? क्या यहाँ हर रात कोई आता था और ऐसे मैं बेखबर सोती रही? मैंने उसे जैसे ही वहाँ देखा, मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके मुंह से एक लफ्ज़ निकल गया। उसने कहा, अनवर ने तो कहा था लड़की बेहोश है। बस मुझे सारी दास्तान समझ में आ गई और मैं उसी दास्तान का सबसे बदनसीब किरदार थी। वहाँ से मैं उल्टे पाँव भागी। मैंने अनवर को धिक्का दिया, रास्ते से वो हट गया। मैं अपने घर चली गई, क्योंकि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। आधी रात को घर पहुंची तो वो लोग भी हैरान हो गए। उनको चीख चीख के सब कुछ बताया। सारी कहानी उन्हें समझ आ गई। मैंने पापा को कहा कि आप सही कहते थे, वो लड़का नहीं, वो तो ज़माना साज मर्द है। फिर देखिए उसने मेरे साथ क्या किया। तभी उसके पास इतने सारे पैसे होते थे। वो मुझे बेच रहा था, हर रात बेच रहा था बाबा, और मुझे पता भी नहीं था। मैंने चीख चीख के ये बात चलानी शुरू कर दी और इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि जो मैं कह रही हूँ वैसा ही है।
बाबा ने तो शायद ये समझा कि मेरी शादी किसी मासूम, गरीब और मेहनती लड़के से हो रही है जो उनके एतमाद के काबिल है। लेकिन किसी ने ये न सोचा कि वो छोटे कद का लड़का दिल से इतना गंदा और गिरा हुआ होगा कि अपनी ही बीवी की अस्मत का सौदा करेगा सिर्फ चंद नोटों के इवज़। बाबा ने कहा कि मैं अनवर की जान ले लूँगा, लेकिन वो न जाने कहाँ भाग गया और आज उसे भागे हुए 1 साल हो गया, अभी तक वापस नहीं आया। हॉस्पिटल से वापसी के बाद मैं कई दिन तक गुमसुम रही। एक दिन मैंने अपने तकिए के नीचे एक कागज़ का टुकड़ा पाया जिस पे अनवर की हैंड राइटिंग में लिखा था, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं अभी भी उसके निकाह में हूँ। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बाबा को समझना चाहिए था कि वो किसको अपनी बेटी दे रहे हैं। बस अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन फिर इज़्ज़त बची भी तो नहीं, इज़्ज़त तो बर्बाद हो गई। बस अब मैं घर में ही रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में ना तो कोई खुशी है, ना कोई चीज़ मुझे खुश कर सकती है। घर में रहते हुए मैं कई बार रातों को डर के मारे जागती हूँ, दरवाजे की तरफ देखती हूँ कि कहीं वो वापस ना आ जाए। हर आहट, हर आवाज़ मुझे दहला देती है। एक बार किसी फ़कीर ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं चीख पड़ी। माँ को समझ आ गई कि मेरे दिल पे क्या बीती है। मैं हर आदमी पर शक करती हूँ। कोई आदमी मुझे गौर से देखता है तो मुझे लगता है कि कहीं इसके साथ भी तो मेरे शौहर ने मेरी इज़्ज़त को नहीं रोंदा। अब तो बाबा भी खामोश हो गए हैं। पहले वो मेरे साथ बैठ के बातें करते थे, अब आंखें चुराते हैं। कुछ दिन पहले मेरे मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई। उसने आहिस्ता से बताया कि अनवर को उसने लाहौर में देखा है, एक होटल के बाहर किसी औरत के साथ हंसते हुए। मेरे दिल में एक बार फिर ज़ख्म हरे हो गए। वो मर्द जो मुझे रातों को बेहोश करके बेचता रहा, आज भी किसी की हंसी का बायस है और मैं अब भी ज़िंदगी की सज़ा काट रही हूँ। आप लोग बताएं कि मैं क्या करूँ? मैंने मुफ्ती साहब से पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर वो 4 साल तक वापस नहीं आता तो आपका निकाह मनसूख हो जाएगा, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मुझे आप लोगों के मशवरे की सख्त ज़रूरत है। ऐसे मामले में मुझे क्या करना चाहिए? निकाह के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से भी आप लोग मुझे अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा और साथ ही मेरी ज़िंदगी की कहानी से ये सबक हासिल करें कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उल्टे सीधे फ़ैसले कभी ना करें।